नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पाटिल। सर्वप्रथम मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं एनपीए की वसूली में वार्ता कौशल का उपयोग पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11 जनवरी 2021 को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित की। उसके अनुसार शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का सकल एनपीए सितंबर 2021 में 13.5% हो जाएगा, जो कि सितंबर 2020 में केवल 7.5% था, 7.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आगे कहा है कि अगर परिस्थितियां कठिन होती हैं तो यह 14.8% हो सकता है। भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और विभिन्न बैंक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत, एक बृहद कार्य योजना के तहत इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि एनपीए की जो समस्या है उससे निपटा जा सके। भारत सरकार की नीतियां, भारत सरकार की योजनाएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शंस, विभिन्न बैंकों से प्राप्त होने वाले निर्देश, इन सब को डाइल्यूट किए बगैर हम इस एनपीए रिकवरी के साथ अगर वार्ता कौशल को जोड़ दे तो यह मणि कांचन संयोग अद्भुत परिणाम लेकर के आ सकता है। हमारी ये साधारण सी पहल असाधारण रिजल्ट लेकर के आ सकती है, नतीजे लेकर के आ सकती है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वार्ता कौशल क्या है, निगोशिएटिंग स्किल क्या होती है। वार्ता कौशल दरअसल दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पक्षों के बीच जो विद्यमान समस्याएं हैं, मतभेद हैं, परेशानियां हैं, जटिलताएं हैं संबंधों की, उनको दूर करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए, एक समान सहमति के बिंदु के लिए राजी होने की जो प्रक्रिया होती है, जो सुसंस्कृत तरीका होता है, वह वार्ता कौशल कहा जाता है। अगर हम इसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो हमें यह ज्ञात होगा कि आज कई देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, लेकिन पारस्परिक मतभेदों का, पारस्परिक समस्याओं का समाधान करने के लिए वे परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसकी बजाय शिखर वार्ताएं और द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से उसका समाधान ढूंढते हैं। और इसी अनुभव आधारित सिद्धांत के आधार पर विभिन्न देशों में राजदूतों की और उच्चायुक्त की नियुक्तियां की जाती हैं। कई देशों के मध्य छिटपुट सैन्य कार्रवाइयों के बावजूद जो गतिरोध की दीवार होती है, उसमें से समाधान का द्वार वार्ता कौशल के माध्यम से निकलता है। तो बैंकिंग में एनपीए वसूली के लिए वार्ता कौशल किस तरह से उपयोगी हो सकता है, किस तरह से इसका हम प्रभावी उपयोग कर सकते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। यद्यपि यह इसकी प्रकृति इंडिकेटिव है, प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारे जो परिणाम होंगे एनपीए में रिकवरी के, वो रिमार्केबल हो सकते हैं, उल्लेखनीय हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है जिसे हम प्रस्तुति मूलक कार्य कहते हैं, जिसे हम प्रिपरेटरी वर्क कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो भाग है, उसे हम एनपीए बारोवर के साथ में बातचीत का समय कहते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा जो भाग है, वह बातचीत के उपरांत का जो कालखंड होता है, वह हिस्सा है। तो जो प्रिपरेटरी वर्क, जो होमवर्क करने का जो काल होता है, उस समय विभिन्न तरह की जानकारियां, विभिन्न तरह की सूचनाएं, विभिन्न तरह के तथ्य उस बारोवर के संबंध में एकत्रित करते हैं। उसमें उसका नाम, पता, उसके जीवन के इमोशनल इश्यूज,
अगर कोई है तो उसकी इकाई का वर्तमान स्टेटस, उसकी आर्थिक अवस्था क्या है, उसके अकाउंट का डिटेल, उसकी प्रोफाइल में मौजूद अतीत में किए गए कोई कमिटमेंट, इन तमाम चीजों को हम एकत्रित करते हैं। उसके संबंध में हम फीडबैक प्राप्त करते हैं किसी स्टाफ मेंबर से, उसकी लोकेलिटी में रहने वाले लोगों से। और दूसरे चरण में हम वार्ता कौशल के प्रवेश करते हैं, जब उससे हम बातचीत का समय मुकर्रर करते हैं, तय करते हैं। उस वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है कि हमारी जो सामान्य आचार संहिता है उसका डायलूजन ना हो, उसका पूर्ण रूप से पालन करना जरूरी है। उसकी गरिमा का, उसके सम्मान का, उसके समय की उपयुक्तता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस बातचीत में हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है उस बारवर के प्रति, वो संवेदनशील होना चाहिए। और इस बातचीत में विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शब्दों का चुनाव बहुत सावधानीपूर्ण होना चाहिए। जैसे यह कहने के बजाय कि पैसा क्यों नहीं पटा रहे हैं आप, जब हम यह कहते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप पैसे नहीं पटा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस पूरे ड्राइव में, पूरी प्रक्रिया में जो सफलता की जो संभावना है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। उसकी मुख्य वजह है दोस्तों कि व्हाट, या जिसे हम क्या कहते हैं, वो परिस्थितियों पर फोकस करता है, जबकि वाई जो है उसकी इंटीग्रिटी पर, उसके स्वाभिमान पर फोकस करता है। जब हम उससे पूछते हैं कि क्यों नहीं पटा रहे हो, तो अपने डिफॉल्ट को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है और यह स्टैंड आगे भी उसका कायम रहे। इसलिए वो निर्णय लेता है कि भविष्य में भी उसे पैसा नहीं पटाना चाहिए। लेकिन जब हम उससे पूछते हैं कि क्या कारण है, तो जो कारण हमारे सामने में नरेट करेगा, जो बताएगा, कई बार ऐसा होता है कि समाधान उसमें से निकलता है। तो अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो क्या वर्ड है, जो क्या शब्द है, उसमें उपलब्धियों की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। जबकि हम पूछते हैं कि क्यों नहीं पटा रहे हो, उसमें उपलब्धियों की जो उम्मीद होती है वो क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, रिमोट हो जाती है। इसी तरह से बातचीत में पैसा पटाए जाने पर उसको जो होने वाले फायदे हैं उस पर हम फोकस करें, उसको हाईलाइट करें। हम उसके नुकसान नहीं पटाने पर जो होने वाले हैं उस पर फोकस ना करें, क्योंकि जब हम पैसा पटाए जाने के फायदों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा न पटाए जाने की वजह से जो होने वाले नुकसान हैं वो बाई प्रोडक्ट के रूप में उन्हें कम्युनिकेट यूं ही हो जाते हैं। उन फायदों में हम बता सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर ठीक हो सकता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, उसमें सार्वजनिक सत्कार किया जाएगा आपका हमारे बैंक के द्वारा, उसमें जो छूट है उसका फायदा आपको मिल जाएगा। भविष्य में बैंक आपके परिवार के अन्य सदस्यों को लोन देने के लिए तत्परता दिखा सकता है अगर आपने पैसा अभी पटा दिया। एग्रीकल्चर इत्यादि की जो स्कीम्स है उसके अनुसार कुछ ही समय के बाद में आपको दूसरा लोन भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इन विकल्पों पर जब हम अपनी बात कहते हैं तो उसके रूपांतरण के जो चांसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। हम सक्सेस स्टोरीज भी उसके साथ में शेयर कर सकते हैं कि आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति ने जो लोन लिया था 20,000 रुपए का या 25,000 रुपए का, आज वह 5 करोड़ के लिमिट हमारे बैंक से एंजॉय कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कि उसने वित्तीय अनुशासन का पूरी ईमानदारी से पालन किया। जो भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहे, उसका ठीक तरीके से समय पर किस्त पटाए जाने की वजह से आज उसका व्यवसाय फल फूल रहा है और समृद्ध हो रहा है। कंक्लूजिंग हमारा जो रिमार्क होगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट जो होगा, उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है दोस्तों।
जब हम उससे कहते हैं कि आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई और हमें पूरा भरोसा है कि आप इस सुनहरे अवसर पर विचार करेंगे, हमारे प्रस्ताव पर आप निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम उठाएंगे, तो यह भी उसके माइंड को, उसके दिमाग को सकारात्मक दिशा में पुशअप करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक कारगर भूमिका अदा कर सकता है। तीसरे चरण में हम ये देखते हैं कि कई वार्ताएं इसलिए विफल हो जाती हैं कि बातचीत के समय में जो करार होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उनका अनुपालन भविष्य में नहीं हो पाता। तो उसकी जो वचनबद्धता हमारी बातचीत के समय में प्रकट हुई, अभिव्यक्त हुई है, उसका स्मरण कराने के लिए, उसे याद दिलाने के लिए बैंक का भी यह दायित्व है कि वो आगे उससे मुलाकातों का सिलसिला जारी रखें, टेलीफोनिकली उससे संपर्क करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इन छोटी छोटी जो हमारी टिप्स होती हैं, इनका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हम अपने इस पूरे एनपीए के रिकवरी के मुहिम को प्रभावी बना सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, परिणामोन्मुख बना सकते हैं। तो आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंत में हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की कविता का एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, जिसमें कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले कितने सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इन्हीं पंक्तियों के साथ में एक बार फिर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।